घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार आंदोलन और सियासत की। सबसे पहले देखते हैं कि आज का एजेंडा में हमारा क्या क्या है। बाबा को मिला विपक्ष का साथ, मंच पर पहुंचे शरद, गडकरी एक साथ, रामदेव का नया नारा, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अब कांग्रेस के खिलाफ साफ साफ दिख रहा है। कहा कि देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ तो देश बचाओ। हमारे साथ हैं दो मेहमान हैं, अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दुष्यंत कुमार शर्मा जी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश जी, ये जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, आखिरकार इसे सियासी रंग में आपको लगता है कि सियासी रंग फाइनली आखिरकार इसमें सियासी रंग अब लग चुका है? देखिए, कोई भी आंदोलन जिसमें निशाने पर सत्ता होगी, उसके बारे में अगर हम ये कल्पना करें कि ये गैर राजनीतिक होगी, तो ये तो फिर मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाली बात होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर राजनीति होगी तो जिसके विरुद्ध आप वहां बैठे हैं, जिससे आप मांग कर रहे हैं, अगर आपकी सुनता नहीं है तो उसके विरुद्ध ही वो राजनीति होगी। और तीसरी बात को मैं बीच में याद दिलवा दूं कि अन्ना ने भी और रामदेव ने कहा था कि हमारा आंदोलन जो है ये राजनीतिक नहीं, मकसद से नहीं है, राजनीतिक नहीं है। अन्ना पर दोबारा बात, दूसरी अन्ना पर मैं बाद में आऊंगा। इस समय जो है मैं स्वामी रामदेव की बात करूं। तीसरी बात कि अगर कोई भी इस देश में आंदोलन होगा, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती है जाके, इसलिए वो आंदोलन गंदला नहीं हो गया। पूरी देश राजनीतिक दल चलाएं और किसी को जाकर के समर्थन करें, या कोई आंदोलन चुनाव में किसी का विरोध और समर्थन करती है, इससे वो अपवित्र और भ्रष्ट नहीं हो सकती। सवाल है कि आज आपने आखिर एक जो रामदेव का एक जो नारा आया है वो है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तो क्या भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है? सवाल ये होता है, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी द्वारा जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार है? देखिए, ये दोनों सवाल है। देखिए, आंदोलन के नारे बिल्कुल तार्किक नहीं होते हैं। अगर आप आंदोलनों में भाग ले रहे हैं तो आंदोलन में जो आक्रोश का प्रस्फुटन होता है तो वो बिल्कुल उसी के खिलाफ होता है जो सामने सत्ता में है, जिसके विरुद्ध आप आंदोलन करते हैं। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। भ्रष्टाचार नहीं, ये सवाल अभी नहीं है। आंदोलन नहीं, जो सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है वो, आप अगर राजनीतिक आंदोलन, आडवाणी जी लड़ रहे थे, बीजेपी लड़ रही थी 2009 के चुनाव में, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। किसी ने इस पर सवाल नहीं किया कि आप राजनीतिक मुद्दा इसे क्यों बना रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, हमारा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और फिर आप आखिर में आके कहते हैं कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, यानी कि एक पार्टी है, एक पार्टी की सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है, उसको मिटाना है, तो कांग्रेस सरकार को हटाओ। इसके अलावा आपको कुछ समझ में आता है तो हमारे दर्शक को बिल्कुल आता है। आपके प्रश्न में आपकी एक भावना निहित है कि उसको कांग्रेस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि स्वामी रामदेव, जो इस बार के स्वामी रामदेव और 4-5 जून 2011 के रामदेव में एक बड़ा रूपांतरित, एक बड़ा व्यापक अंतर था। इस बार पहले दिन ही उद्घाटन भाषण में स्वामी रामदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी राजनीतिक दल हमारे मंच पर आएंगे और हमारे मुद्दे के साथ है, मैं स्वागत करूंगा। और हम कांग्रेस के लोगों का भी आह्वान करते हैं कि आप आइए, सोनिया गांधी जी आए, सोनिया माता जी आए, और राहुल भाई भी यहां आके अपनी बात रखें, हम सम्मान से सुनेंगे जो हमारी मांग है उसके साथ। इसलिए स्वामी रामदेव और अन्ना में, दोनों में इस स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस था। एक बात। दूसरी बात कि जो कुछ हुआ है उसको मैं इसके नाते, दूसरे नाते देखता हूं कि यह कांग्रेस के मद, उसके घमंड और उसकी नासमझी का परिणाम है कि यह आंदोलन इस समय कांग्रेस विरोध में परिणत हो गया। देखिए, कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर एक नेता, नहीं, पूरी बात करने दीजिए। देखिए, एक नेता, आप पूरी बात आपसे सुनते, जरा कांग्रेस से भी सुन लेंगे। कितनी पूरी हो जाए ना। एक नेता अगर वहां चला गया होता, वहां का जो माहौल था, जितनी मुझे जानकारी है, कि मंच से चला गया होता, बात कर लिया होता कि इस बार जो उनकी मांग थे बिल्कुल व्यवहारिक था, वो राजनीतिक पार्टियों के मांग जैसे थे, तीनों मांग, उसमें नया कुछ भी नहीं था। केवल ये कहना था कि ठीक है, आपके मांग पर हम लोग विचार कर रहे हैं, सभी पार्टियों से बैठा करके राय
करके इस पर काम करेंगे। ये आज की नौबत ही नहीं आती कि इतनी पुलिस की व्यवस्था, इतना सब कुछ। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अन्ना के अनशन की अनदेखी करने से उसको भाव हो गया कि भाई हमारा तो प्रत्यक्ष कुछ बिगड़ा नहीं है, तो वो सत्ता का जो एक मद होता है कि इसको भी अनदेखी करो तो इसकी भी वही दुर्दशा होगी। कांग्रेस ने जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और आज स्थिति यह है कि आप देख लीजिए, मैं आपके चैनल पर आ रहा था, मुझे सड़क नहीं मिल रहे थे इधर आने के लिए, जो जनता सड़क पर उमड़ पड़ी है। चलिए आते हैं दुष्यंत जी, आप बताएं। जी, जो अवधेश जी जो कह रहे हैं वो बात पूरी तरह सत्य नहीं है। और रामदेव जी जो भी कार्यक्रम लेके चले हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हैं। दूसरा, उनका ये एजेंडा खाली भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो ये एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है और राजनीति उनके नहीं। फिर पीछे दबाव में है। एक तरफ रामदेव जी कहते हैं कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, आपको भी कोई नहीं, रामदेव के जो बातें रखी गई उससे आप सहमति असहमति से आपने एक नया चीज जोड़ दिया कि ये आरएसएस का है। तो आरएसएस को क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नहीं? हक नहीं है? मेरा ये आपसे ये कहने का मकसद नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का सबका उत्तरदायित्व है, सब लोग इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, रामदेव जी भी लड़ सकते हैं। लेकिन वो जिस मंच का इस्तेमाल कर, जब वो शुरुआत में आए थे तो उनका एजेंडा कुछ और था, जब वो दोबारा आए तो उनका एजेंडा कुछ और था, और आज वो सही मायने में उन्होंने अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपनी जो इच्छा है उसको प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि एक कहीं ना कहीं इस पूरे चीज से एक बात साफ निकल गई कि कांग्रेस हटाओ मतलब एक पार्टी में ही भ्रष्टाचार है। एक चीज और कि रामदेव जी में मेरा भी वही प्रश्न है जो आपने किया कि मतलब कि ये सामाजिक व्यवस्था में, इस राजनीतिक व्यवस्था में जो क्या मतलब उनका भ्रष्टाचार के प्रति जो उनका आह्वान है वो खाली कांग्रेस के प्रति है। चलिए देखते हैं अपनी रिपोर्ट। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी से पहले रामदेव के आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिल गया है। 4 दिन से निरस पड़े आंदोलन में 5वें दिन एकाएक जान आ गई। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के अलावा शरद यादव की पार्टी जेडीयू ने भी बाबा रामदेव को समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान जेडीयू मुखिया शरद यादव ने सरकार पर तो हमला बोला ही, साथ ही अन्ना हजारे के सहयोगियों पर भी वार कर दिया। शरद यादव ने कहा कि अन्ना की टीम को 262 दागी सांसद तो दिखते हैं, लेकिन 400 ईमानदार सांसद नहीं दिखते। काले धन के मुद्दे पर शरद यादव अलग थ्योरी समझाते नजर आए। शरद ने कहा कि पैसा चुनिंदा लोगों के पास है। गुजर है, ये जाट है, ये कोरी है, ये कुर्मी है, ये नागेश्वर कम्मा है। बताओ हमारे स्विस बैंक में पैसा जमा है? बताओ ना, हमारे स्विस बैंक में पैसा पता है किसके हैं? किसके हैं? ये मुट्ठी भर लोग हैं, हजारों बरस में लूट रहे हैं। संपत्ति इनके पास, संपदा इनके पास, पैसा इनके पास, कारपेट ये, सरकार में ये। रामलीला के मंच पर गडकरी, शरद के अलावा एजीपी, टीडीपी और अकाली दल के नेता भी पहुंचे। मायावती और मुलायम सिंह ने भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा के इस आंदोलन का समर्थन किया। काले धन और भ्रष्टाचार पर खड़ा हुआ रामदेव का यह आंदोलन अब सियासतदानों को भी अपनी ओर खींच लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। एक तरफ तो बाबा ने कहा काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, दूसरी तरफ शरद यादव आज ये कहते नजर आए उसी मंच से, रामदेव के मंच से, कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हजारों साल से ये धन इकट्ठा कर रहे हैं। उनका इशारा बहुत साफ था, संकेत बहुत साफ था। उन्होंने पूछा किसी कमार का है, किसी लोहार का है, किसी सुनार का है, यानी कि कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार जो है जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने और इसका साफ साफ उन्होंने संकेत दिया रामदेव को। उन्होंने कहा कि जो दयानंद सरस्वती ने किया था वैसा कुछ करना चाहिए, और ये जो भ्रष्टाचार का मसला मुद्दा आप उठा रहे हैं ये बड़ा तात्कालिक सा है। अवधेश जी, आज उसी मंच से शरद जी ने जो बात कही उसमें एक बात तो बहुत साफ दिखता है कि उन्होंने कहा कि ये स्विस बैंक में जमा है, हजारों साल से यहाँ पे लूटा जा रहा है। वो लोग हैं जो भारत को लूट रहे हैं, वो लोग हैं जो पैसा जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोयरी का नहीं है, कुर्मी का नहीं है, किसी का नहीं है।
शरद जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, जो उनकी समझ होती है वो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं किसी भी मंच पर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, वो सच्चाई थी। ये सत्य है कि जो ऊंची जातियां थी, चूंकि सत्ता संपत्ति उनके हाथों में लंबे समय तक रहा है तो उन्हीं का ज्यादा है। लेकिन शरद जी से मेरी जब बहस होती है तो मैं भी इस बात को कहता हूं कि देखिए अब वो चीजें मिट गई है। जो दूसरी जातियां सत्ता में आई, लालू यादव हैं, रामविलास पासवान है, मायावती जी है, मुलायम सिंह यादव, आप तमिलनाडु चले जाइए दक्षिण में, जो पिछड़ी और दलित जातियां सत्ता में आई है उन सब पर आज वही आरोप है हजारों करोड़ 500 करोड़ जुटाने का। तो ये भी सत्ता में जाने के बाद जो दलित और पिछड़े हैं वो उन्हीं रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। इसके विपरीत सवर्ण जातियों में ऐसे नेता हैं जिन पर आज भी एक आरोप नहीं लगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं लगा। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, उस पर बहुत हमला होता है, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगता है। राजीव गांधी तक पर जो है बोफोर्स में, लेकिन व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा था। तो इसलिए वो जो कहते हैं उन पे व्यक्तिगत आरोप ही था ना, लेकिन वो हुआ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बाद में बीजेपी ने बाद में स्पष्ट हुआ बहुत दिनों के बाद, लेकिन वो जब चल बसे तब अब ये हुआ प्रमाणित है। देखिए ये जो हम लगा रहे हैं आय से अधिक संपत्ति, इन लोगों का भले सजा नहीं हो रही हो लेकिन जनता के सामने एक उदाहरण। तो इसलिए शरद जी जो कह रहे हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होगा तो केवल एक कानून बदल देने से और लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ने से, और यह बात उन्होंने ठीक कहा है। मैं भी मानता हूं कि इस बार स्वामी रामदेव के जो चारों मुद्दे थे, पहला कि आप जो है लोकपाल सशक्त बना दीजिए, सीबीआई का डायरेक्टर, चुनाव आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पर से सरकार का वर्चस्व हटे। यह बिल्कुल तात्कालिक और राजनीतिक मुद्दा है। इसके आधार पर जनता आंदोलित नहीं हो सकती थी और लंबा आंदोलन नहीं चल सकता था। क्योंकि पहले से वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते आए हैं, इसलिए इतने लोग अभी भी उनके साथ आए हैं। जैसे अन्ना हजारे लोकपाल के लिए जन लोकपाल की बात करते थे, लेकिन संदेश गया कि यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है, संपूर्ण भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन नहीं था। इसलिए जनता, इसलिए शरद जी की यह बात बिल्कुल सही है। मैं स्वयं भी यह लिखा बोला हूं कि इन मुद्दों में लंबे आंदोलन की संभावना नहीं है और रामदेव का भी अभियान का वही हश्र होगा जो अन्ना हजारे का हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दा ही नहीं है जो कि आम आदमी उसके लिए उठ के खड़ा हो सकता है। इसलिए शरद जी की बात से मैं सहमत हूं कि सामाजिक परिवर्तन देश में जब तक नहीं होगा, लोगों की सोच संस्कार नहीं बदलेगी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिटेगा। यह बड़ा अभियान है और इसमें साधु संतों को इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी, जो अवधेश जी जो कह रहे हैं कि ये संस्कार का मामला है, जैसे सामाजिक सोच को बदलने का मामला है, एक्चुअल समाज में इस टाइम जरूरत ये है कि नैतिकता का जो ह्रास हुआ है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उसमें विकास होना चाहिए। लोगों का जो नैतिक पतन हुआ है उससे भी समाज में ये सब बदलाव आए हैं। दूसरी एक और भी बात है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो इनका फ्रंट का मुद्दा है, दिखाने का मुद्दा है। इनका हेडेज एजेंडा भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं है, इनका हेडेज एजेंडा कुछ और है। इनका राजनीतिक मुद्दा है, इनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप माइक्रोस्कोप से वो हिडन चीज आपको दिख जाता है। भ्रष्टाचार में तो ये खुद ही लिखते हैं। ये जहां इन्होंने पतंजलि योगपीठ बनाया वहां पे जमीनों के कितने सारे मुकदमे हैं। इन्होंने दवाइयों का जो मामला है कुछ 5000 करोड़ की दवाइयों का, उसमें टैक्स का मामला है। ये हिडन देखने का कहां से कौन सा ऐसा है अवधेश जी, ये खुद ये भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुत थोड़े समय में इतनी सारी प्रॉपर्टी 11,000 करोड़ खुद एक्सेप्ट कर लेना। सिंह यादव ने क्या कहा? काले धन को लेकर के मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जितने लोग गरीबों के हमदर्द हैं वो सब के सब काला धन के खिलाफ हैं। काला धन हिंदुस्तान में आ जाए तो बहुत बड़ा गरीबों का भला हो जाए। ये लगातार मांग कर रही है आसनी पहले से। तो मैं तो इस संबंध में जो भी कोई इस राय का है कि काला धन हिंदुस्तान वापस आए तो मैं उसका, मेरा तो समर्थन है ही। मैं खुद ही इस बार राय का हूँ काला धन वापस लाना चाहिए। हमारा खुद का मुद्दा है और जो भी मुद्दा इसको उठाता है तो अच्छी बात है। जो भी काले धन के खिलाफ और काला धन हिंदुस्तान में वापस लाए, यह हमारी समाजवादी पार्टी की मांग रही है। और जो भी इसका समर्थन करता है या इस मुद्दे को उठाता है वो। तो उन्होंने कहा काला धन उनके पार्टी का भी मुद्दा रहा है और जो भी इस बात के लिए
इस बात को उठाता है मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पार्टी इस मुद्दे के साथ है, इस मुद्दे को उठाने वालों के साथ है। मायावती ने क्या कहा आप खुद देखें। हमारी पार्टी शुरू से ही करप्शन के खिलाफ रही है और हमारी पार्टी ने उस हर संगठन का, उस हर मंच का समर्थन किया करप्शन को लेकर। तो जो मंच या संगठन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो करप्शन के मुद्दे को लेकर देश हित में संघर्ष कर रहा है। और जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, मैं समझती हूँ कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय से इस मामले में कदम उठाया होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल नहीं देना पड़ता। इस इशू को लेकर उनको भी दखल देना पड़ा और ये बहुत गंभीर मामला है। तो इस मुद्दे को हमें सभी दलों को, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी या अन्य और भी कोई भी पार्टी है, सभी दलों को इस विषय के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि करप्शन खत्म होना चाहिए। और जो विदेशों में काला धन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सारे दलों को साथ में लेके और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो विदेशों में काला धन जमा है इंडिया में वापस आ जाए। और जब ये धन वापस आता है, इतनी बड़ी संख्या में धन विदेश में जमा है, यदि वो वापस आ जाए इंडिया के अंदर तो हमारे देश में जो गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो उनका हर स्तर पर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सिर्फ मायावती और मुलायम का नहीं, भाजपा का पहले ही समर्थन मिल चुका है। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, वो ज़रूर करें, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि विभिन्न देशों के साथ इस संबंध में संधियां हुई हैं। उस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है वो सरकार कर रही है। ये ऐसा नहीं है मामला कि जो आज वो कहें और कल काला धन वापस आ जाए, उसमें जो समय लगना है वो लगेगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काला धन या ये लोकपाल, इन सब मुद्दों को लेके कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाह रहे हैं। इसलिए सरकार की कार्यवाही के बावजूद इसके कि लोकपाल का बिल संसद में मौजूद है और उस पर कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके कि सरकार काले धन के मसले के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही है, विभिन्न समितियां भी इस संबंध में बना दी गई हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को आंदोलन करना है तो जाहिर है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं, और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर करें। अवधेश जी, आपने सत्यव्रत चतुर्वेदी को सुना, उससे पहले मायावती और मुलायम सिंह जी इस सरकार को, केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनको भी आपने सुना। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर वो, और इसमें ये मुद्दा उनका भी है, उनके पार्टी का भी है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सिर्फ रामदेव जी का है या अन्ना हजारे जी का है, या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ उनके लिए नहीं है। तो बहुत साफ है। लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी जिस बात को कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि आपको पता है कि लोकपाल एक प्रक्रिया के तहत पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के पास है। सरकार जो है, काला धन का ऐसा मसला नहीं है जिसको आपने रात में कह दिया और कल वो हो जाएगा, उसकी भी प्रक्रिया वो कह रहे हैं कि चल रहा है। तो आखिर जब आप ये काम हो रहा है और इस बीच में आप उसी बात को लेके आंदोलन करते हैं तो आपकी मंशा पे उन्होंने सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीयत पे जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए नहीं कि वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब नहीं हो रहा हो तब आप करें तो समझ में आती है बात। जब ये काम हो रहा है उस बीच में आप ये कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मंशा है वो राजनीतिक है, दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक है, मकसद जो है वो राजनीति है, और आप राजनीति के बाहर नहीं सोच रहे हैं। ये कांग्रेस का जो रवैया है ना, वो जो फिल्म का एक कवाली है ना कि यहाँ इनकी सबके अदा देख करके तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जा मिलाने को जी चाहता है। प्रश्न ये है, देखिए इसका 3 पहलू है। पहला कि मुद्दे की बात छोड़ दीजिए,
रामदेव कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो ये 25-30 हजार लोग प्रतिदिन उसमें से कुछ जा और आ रहे थे, या तो वहां अनशन पर बैठे हैं या धरने पर बैठे हैं, वो भी भारत के नागरिक थे। उनके प्रति कांग्रेस और सरकार का कोई दायित्व था कि नहीं था? एक अगर दायित्व था, लगता है मुद्दा है, तो ये उनसे बात करके या उनकी गलतफहमी को उसी मंच से, शरद यादव ने उसी मंच से खड़ी खड़ी बात की, कांग्रेस को किसने रोका था? दो, तीसरी बात कि मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी का मुझे वो भी बयान याद है 3 दिन पहले कि कौन है भैया रामदेव, मैं नहीं जानता हूं। और सलमान खुर्शीद साहब का बयान कि रामलीला तो होती ही रहती है वहां, उसमें क्या करना है। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये एक आंदोलन की अनदेखी करने के बाद जो एक मद आ जाता है सत्ता का, जैसे रावण में था, उसमें कांग्रेस है। और मैं दुष्यंत जी से उस समय पूछ रहा था, अब मैं जानना चाहूंगा कि भाई ये चीजें जो कांग्रेस को ही कैसे पता चल रहा है? इस सारे कांग्रेसियों के आंखों में कोई माइक्रोस्कोप लग गया है, इनको अल्ट्रासाउंड मशीन है, नहीं बात पूरी कर दीजिए, सीटी स्कैन लग गया है कि वो एकदम सीटी स्कैन और उसके लिए मुद्दों को देखने के लिए नहीं। जब आपका आंदोलन स्वाभाविक सवाल उठता है, जब आपका आंदोलन एक आप ये कह रहे हैं कि कौन सा सिटी स्कैन है, कौन, मैं एक सवाल किसी के जहन में आ सकता है, और ये सवाल मेरे जहन में पहला सवाल यही था। एक सेकंड भवदेश जी, कि जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आप आते हैं कि एक पार्टी को हटाओ तो देश बचेगा, देश बचेगा, तो इसमें कौन सा और मतलब इसका निकाला नहीं? जाए? अब वहां कोई भी इस समय होगा, वो क्या कहेगा कि भैया कांग्रेस को बचाए रखो तो देश बच जाएगा। नहीं तो सिर्फ कांग्रेस को हटाने से इस समय देखिए, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अगर कोई प्रदर्शन, देखिए केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन है तो यही आवाज निकलेगी। केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो सकता है, ये केंद्र सरकार के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है? नहीं, इस समय भ्रष्टाचार के निशाने, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ केंद्र सरकार में है? समय राज्य सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? ये और केंद्र सरकार में भी खाली कांग्रेस में देखिए, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ये कहिए कि जो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। नहीं, ये और उसके आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं रामदेव की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस समय मैं भी आंदोलन कर रहा होता तो मेरे निशाने पर भी कांग्रेस और यूपीए ही होती, सरकार ही होती। अवधेश जी, इसमें कहीं कोई नहीं, कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार में 65 साल में भ्रष्टाचार में सरकार 55 साल करीब कांग्रेस का शासन रहा है, तो इस देश में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी दुश्वारियां है, उसके लिए वही सरकार जिम्मेवार हो सकती है। दूसरे लोग तो थोड़े दिन के लिए इस तरह आरोप लगाना आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं दोहराना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप शरद जी को समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई है कि सदियों से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसमें ये चीज़ें हो रही है, उस व्यवस्था को बदलने का सवाल जो है, उस व्यवस्था को ठीक करने का, दुरुस्त करने का सवाल जो है, वो कहीं इससे बड़ा है। दूसरा सवाल जो भ्रष्टाचार का आता है, तो आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी जो इस समय केंद्र में सरकार का नेतृत्व कर रही है, और भी पार्टियां हैं जो उनको समर्थन दे रही है। वो पार्टियां हैं जो एक तरफ तो समर्थन दे रही है सरकार को चलाने में, और दूसरी तरफ उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर भी रही है एक तरह से, कहीं ना कहीं। आप थोड़ा मुझे मौका दें एक सेकंड। तो मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ आपसे कि ऐसी स्थिति जब बनती है तो कहीं ना कहीं लोगों में यह मैसेज जाता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये किसी व्यक्ति नहीं जाता है। देखिए, पहली आपका देखिए, ये बात ठीक है कि इस समय भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द हो गया है ना, जैसे ये किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। भ्रष्टाचार के कॉपीराइट भी एक पार्टी के पास नहीं है। सभी नंगे हैं जो बयान दे रहे थे, इन सब पर मामले चल रहे हैं। ये तो सत्य है कि केवल कांग्रेस का मामला नहीं है ये, तो कांग्रेस हटाने से क्या होगा? नहीं, इस समय सत्ता में वो है, उसको जो काम करना वहां के बाद क्या नहीं, सत्ता परिवर्तन मकसद है। इस समय रामलीला मैदान में सत्ता परिवर्तन मकसद है। इस समय अगर रामलीला मैदान में वायदा या आंदोलनकारियों को वायदा करने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं था या विपक्ष के पास, इस समय कांग्रेस वहां जा सकती थी, कांग्रेस वायदा कर सकती थी कि ठीक है, हम काला धन लाने के लिए ये काम हमने किया है, करेंगे। कांग्रेस ने नहीं किया, मिठाई जो है समस्या मोल लिया। अवधेश जी, मैं आपकी बात बड़े गौर से बहुत देर तक सुना, बार बार सुना। यूपीए सरकार से पहले एनडीए की सरकार देश में मौजूद थी। उस सरकार में जो आपके रक्षा मंत्री हुए, उन्होंने 1 साल तक संसद में किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। उन पर जवाब नहीं देने दिया गया, कांग्रेस के नहीं दिया, संसद में उनसे कोई जवाब नहीं पूछा गया, पूछा नहीं गया, उन्होंने जवाब वो देना। दूसरा, उन पे आरोप था कि उन्होंने $5000 का एक ताबूत खरीदा, ठीक है।
कितना बड़ा घोटाला देश में हुआ। उसी सरकार के एक मंत्री, दुष्यंत जी, एक मिनट, यहाँ उसी आरोप सरकार के एक मंत्री किसी एक उग्रवादी को लेकर कंधार से छोड़ के आए, क्या क्या हुआ वो सब बात आपके सामने। मैं किसी गलत बात को किसी अच्छी बात के लिए कोड नहीं करना चाहता। भ्रष्टाचार का मुद्दा देश के खिलाफ मुद्दा है, भ्रष्टाचार देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूर्णतः वो सरकार जिम्मेदार नहीं है जो सत्ता में है। सत्ता में 20 दलों की सरकारें हैं। दूसरा, जो सरकार नेतृत्व कर रही है उस सरकार ने ही अपने ही सरकार के मंत्रियों को जेल के अंदर भी भेजा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। वो केंद्र सरकार की अपनी इनिशिएटिव नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। सरकार में ऐसा हुआ है। दूसरा, तीसरा, मंत्री को भी भेजा गया है और वो कहते हैं 15 मंत्री के ऊपर आरोप है, वो उनका मानना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अपने महत्व के आधार पर या अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है, वो बशर्ते कि असंवैधानिक ना हो। अगर स्वामी रामदेव की महत्वाकांक्षा राजनीतिज्ञ बनने की है तो वो राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति करें, आए मैदान में दूसरी पार्टियों की तरह। जो हम झेल रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हम लोग झेल रहे हैं, उन्हें झेलें, पब्लिक के सामने जाएं। मेरी बात जरा सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए काम से। नहीं, प्रश्न कर रहा हूं ना, आप कहिए ना, आपके तरीके से वो उनको अपने तरीके से ऐसा है कि वो किसी और तरह अपने आप को पेश करें, वो करें अपने आप को योगाचार्य पेश। योग में वो पहली लाइन में 51,000 लें, बाद में वो 1.5 लाख रुपए लें, कांग्रेस से पूछ दूसरे में बना था। सुनिए, दूसरे फेज में वो अपने आप को व्यापारी पेश करें, वो दवाइयां बेचें, और तीसरे फेज में वो समाज सुधारक अपने आप को पेश करें, चौथे फेज में राजनीतिज्ञ बन जाएं। तो ये जनता के साथ में विश्वासघात है। वो सही अपना सही रूप सामने लाएं। अगर वो राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति करें, लेकिन अगर वो उद्योगपति हैं तो जो उद्योग सवाल करें। कह रहे हैं उस सवाल को आप मानते हैं कि आखिर अगर ये आप काम कर ही रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सत्यव्रत चतुर्वेदी जो कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो आखिर उनको दिक्कत क्या है? सरकार क्या ये अन्ना हजारे या रामदेव या इनके साथ जो समर्थक हैं ये भारत के नागरिक नहीं? क्या उनको क्या उनसे बात नहीं करनी चाहिए कि नहीं ठीक है आप ये मसला उठा रहे हैं, हम आपसे बात करके इस पे बेहतर जो समाधान हो सकता है वो निकालेंगे? दिलीप साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। उसी लोकतांत्रिक वही लोकतांत्रिक सरकार है देश में, उसको सुनने का भी और उस पे समाधान निकालने का भी कर्तव्य है। अगर उन्होंने कोई कर्तव्य भी है, अगर उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार के पास भेजा, सरकार को अपना कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, तो सरकार, मैं भी उसी सरकार से संबंध रखता हूँ। मेरी बात पूरी होने, मैं भी उसी सरकार से संबंध रखता हूँ। उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनके प्रतिनिधित्व, उनका जो भी उनका वहां गया है उस पर विचार है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन हाँ, उन्होंने 3 दिन का खुद ही कहा था कि 3 दिन का हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और आज अगर वो पार्टी में दूसरा राजनीतिक रंग दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? उसमें हमारा नहीं, 3-4 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम था। चलिए, बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे अहम सवाल हैं कि मेरा कहने का मतलब खाली नहीं है दिलीप साहब कि वो राजनीतिक अगर एजेंडा है तो उसे क्लियर करें, धोखे में देश की जनता को ना रखें। सवाल है धोखे में देश की जनता को, देश की जनता के साथ तो धोखा नहीं, देश की जनता के साथ तो धोखा लगातार हो ही रहा है। सवाल है कि देश की जनता ये निर्णय करेगा कि कौन उसको धोखा दे रहा है, कौन धोखा नहीं दे रहा है। जी। ये तो देश की जनता तय करेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो अब सियासी रंग ले रहा है? ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। बिल्कुल।